नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश यादव बागी, राष्ट्रीय संयोजक आंदोलन समिति आईपीएस। साथियों, आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के एक ऐसा जनपद जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसे आप बगावत के नाम से जानते हैं, जिस जनपद से मैं स्वयं आता हूं, बागी बलिया। आज वहाँ की समस्याओं को लेकर मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो खास करके बलिया के नौजवानों से, बलिया के मजदूरों से मैं बात करना चाहता हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। साथियों, बलिया का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे आज़ादी से पहले देख लिया जाए या आज़ादी के बाद देख लिया जाए। अगर आज़ादी से पहले अगर देखा जाए तो सन 1857 की जो आज़ादी की बिगुल जिन्होंने फूका था, उसके जनक जो रहे माननीय मंगल पांडे साहब, वो बागी बलिया की मिट्टी से आते हैं। चाहे 1857 के बाद तमाम क्रांतियाँ हुई, उसमें बलिया ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे 1917 गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह हुआ 1917 में, 1917 में जो गांधी जी के जो सलाहकार रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जिन्होंने चलने का काम किया, माननीय गंगा सागर यादव जी, वह भी उसी बागी बलिया की मिट्टी से आते हैं। चाहे 1942 की क्रांति हो, चाहे 1930 की क्रांति हो, 32 की क्रांति हो, बलिया ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। 1920 के क्रांति में भी आपने देखा, 1920 से 21 के बीच जो 1919 से 21 के बीच जो क्रांति हुई, 22 तक क्रांति हुई, उसमें बलिया ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई। चाहे 1947 जो 15 अगस्त 1947 को जब पूरा समुच्चय भारत आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले ही बलिया आज़ाद हो चुका था, 14 अगस्त 1947 को। बलिया के गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। साथ में अगर आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई सत्याग्रह हुआ जो छात्रों का सत्याग्रह था, तो छात्रों के सत्याग्रह के जो जनक थे, जो नायक थे, माननीय जयप्रकाश नारायण जी, वह भी बागी बलिया के मिट्टी से जाते हैं। अगर देखा जाए तो बलिया ने समय समय पर इस देश के निर्माण के लिए, देश हित के लिए तमाम क्रांतिकारी समाज सुधारकों को जन्म दी है। उस बलिया के मिट्टी से ने एक देश के लिए प्रधानमंत्री भी दिया, जिस प्रधानमंत्री का नाम आप जानते हैं, माननीय चंद्रशेखर सिंह जी। उस बलिया के मिट्टी ने एक छोटे लोहिया के रूप में, जिसे आप जानते हैं, बहुत ही विख्यात हैं, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी, उस बलिया के मिट्टी ने उन्हें भी जन्म दिया। बलिया की मिट्टी हमेशा से इस राष्ट्र के योगदान के लिए समय समय पर जो तमाम क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों को जन्म देती आई है और देती रहेगी। मगर आज अगर उस बलिया की सच्चाई देख ले, वहाँ की हकीकत देख लिया जाए, तो आज बलिया का जो है विकास के नाम पे शून्य है। जिस बलिया ने इस राष्ट्र योगदान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो, आज उसे विकास से अछूता रखा गया। आज़ादी के 76 साल बाद अगर देखा जाए बलिया के अंदर अगर बेरोजगारी का दर, तो लगभग 70% लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं। 70% लोग बेरोजगार हैं। बहुत बड़ा एक जो है ये आंकड़ा है। टोटल बलिया की पॉपुलेशन 33 लाख है। 33 लाख में लगभग 17 लाख पुरुषों की संख्या है, 15 लाख के आसपास महिलाएं हैं, 15 लाख के आसपास महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर अगर महिलाओं की औसत देखी जाए तो 936 है। एक इतना भारी भरकम वाला पॉपुलेशन वाला जनपद के अंदर
अगर रोजगार का दर देखा जाए तो मात्र 30%। क्यों? मैं बलिया के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, मैं बलिया के किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं बलिया के उन जनप्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहता हूँ जो समय समय पर बलिया की जनता ने आपको चुनकर राज्य के सबसे बड़े सदन और केंद्र के सबसे बड़े सदन में भेजने के बलिया की जनता ने काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा होता है बलिया के साथ? सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है, जो बलिया की जनता आपको चुनकर भेजने का काम करती है। बलिया के अंदर 7 विधानसभाएं हैं, 17 ब्लॉक हैं। बलिया के अंदर अगर देखा जाए तो 3 लोकसभाएं आते हैं। बलिया के अंदर 3 लोकसभा आता है, एक सलेमपुर लोकसभा, एक घोसी लोकसभा, एक बलिया प्रॉपर लोकसभा। उसके बावजूद भी बलिया जो है विकास से अछूता क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से, जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों है बलिया के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी दर क्यों है? बेरोजगारों की फौज, इतनी लंबी फौज क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपके पास कोई जवाब है? जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप मुझे दीजिए। मगर आपके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि बलिया की जनता, बलिया के किसान, बलिया के नौजवान, बलिया के मजदूर, बलिया के ठेला वाले, ठुमचे वाले, दुकानदार साथी आपको चुनने का काम करते हैं, इस आशा, इस उम्मीद, विश्वास के साथ कि आप सदन में जाएंगे, कि बलिया की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। मगर आप जाते हैं सदन में, मगर आप बलिया की समस्याओं को उठाने का काम नहीं करते हैं। सिर्फ आप अपनी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। सिर्फ आप अपने विषय में सोचते हैं कि मैं कैसे धनवान बन जाऊं। साथियों, आप बलिया के अंदर देख रहे होंगे तमाम जो जनप्रतिनिधि हुए हैं हमारे सामने, जब से मैं होश संभाला हूं। 2012 का चुनाव मैंने अपने आंखों के सामने पूर्ण रूप से देखा, मैंने वोट खुद किया था 2012 में। 2014 के चुनाव में मैंने वोटिंग किया। 2019 के चुनाव में मैंने वोटिंग किया। हमने खुद 3 जनप्रतिनिधि चुना है। 2012 के जो है विधानसभा सदस्यों को मैंने चुना, 2014 में लोकसभा सदस्य को मैंने चुना, 2017 में भी जो है विधानसभा सदस्यों को मैंने चुना, 2019 में भी मैंने जो है लोकसभा सदस्य को हमने चुनने का काम किया। अगर इन सदस्यों को अगर देखा जाए तो इन सदस्यों ने बागी बलिया के लिए कुछ भी नहीं किया है। बलिया के अंदर मात्र एक एकलौता ओवरब्रिज था, जो बलिया बस स्टेशन से होकर बलिया जो है चिकित्सालय तक जाता था। आज उसकी स्थिति जो है आज उसका स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी है। आज वो पुल जर्जर हो चुका है, ओवरब्रिज आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। उसको मरम्मत कराने के बजाय वहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या किया? बलुई मिट्टी डाल दिया और उसे पाट देने का काम किया। आज नहीं कल एक बड़ा जो है घटना को अंजाम देने वाला है वो पुल। क्या बात बलिया के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दे रहा है? इससे पूर्व की सरकार में अगर देखा जाए तो बलिया के अंदर 5 जो है सत्तारूढ़ दल के विधायक थे और 2 जो है विपक्ष के विधायक थे, और जिसमें 3 जो खुद मंत्री रहे हैं बागी बलिया से। उन्होंने क्या किया बलिया के लिए? कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक यूनिवर्सिटी आई, मगर उस यूनिवर्सिटी के हालात देखी जाए तो आज तक उसमें पठन पाठन क्रिया स्टार्ट नहीं हुई उस यूनिवर्सिटी में। बस वो कागजी कार्यवाही करती है यूनिवर्सिटी, और कुछ बलिया के लिए नहीं हुआ। एक स्पोर्ट कॉलेज की जो बात हो रही कि स्पोर्ट कॉलेज बलिया को दिया गया पूर्व के सरकार में, आज तक वो बनकर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ। मगर रोजगार के आयाम देखे जाए तो कुछ भी नहीं। ना कोई कंपनी आई, जो बंद कंपनियां पड़ी उनको भी ना चालू किया गया। अगर वर्तमान की सरकार में देखी जाए तो इसने तो बलिया के लिए कुछ किया ही नहीं है। इसमें भी जो है इस सरकार में भी जो है 5 सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं
और 2 इसमें भी मंत्री हैं। एक आनंद स्वरूप शुक्ला जी हैं जो सदर से खुद हैं, और फेफना विधानसभा से जो हैं खुद जो उपेंद्र तिवारी जी हैं, और 3 सांसद जो हैं हमारे बलिया से। एक खुद प्रॉपर बलिया से जो है वीरेंद्र सिंह मस्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल से खुद हैं। सलेमपुर से अगर देखा जाए रविंद्र कुशवाहा जी हैं, और वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी से अगर देखा जाए तो घोसी से जो अतुल राय जी हैं। मगर इन तीनों सांसदों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी केंद्र से ऐसी योजना लाई है कि जो बलिया के नौजवानों को रोजगार उत्पन्न करा सके, उस योजना के माध्यम से बलिया के नौजवानों को रोजगार मिल सके। उन सांसदों से मैं पूछना चाहता हूं। दरअसल साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हम हमेशा सांसद चुनने का काम करते हैं, हमेशा विधायक चुनने का काम करते हैं, मगर एक ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जो सदन के अंदर जाकर यहाँ की समस्याओं को उठा नहीं सकता है। हमने ऐसे व्यक्ति को हमने हमेशा चुना है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो मैंने आपसे कहा ना कि सत्तारूढ़ दल के 5 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष साहब जो हैं वह भी बागी बलिया से भी हैं। मगर बागी बलिया का जो जर्जर एक जो पुराना जो ओवरब्रिज था आज टूट चुका है, उसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। जो लंबे समय से जो चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल को खोलने की मांग उठती है। बलिया के किसान उठाने का काम करते हैं, तमाम संगठन उठाने का काम करते हैं। आईपीएस ने बार बार इस मुहिम को उठाया है, इसे भी ये नहीं खुलवा पाते हैं। जो बलिया के अंदर एक बहुत पुरानी मिल रही, जो सूता मिल, आज़ादी के बाद जिसका निर्माण किया गया था, इंदिरा गांधी जी ने सूता मिल का यहाँ पर जो उद्घाटन किए थे, वो कम सूता मिल कुछ दिनों तक चली। आज वो सूता मिल बंद है। उसके लिए भी जो सूता मिल के जो मजदूर थे आज बार बार आंदोलन करते हैं कि सूता मिल को चालू किया जाए। बलिया के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है सेंट का व्यापार किया जाता था। वहाँ पे सेंट जो सिकंदरपुर जो एरिया है, जो विधानसभा आता है, वहाँ पर सेंट बनाए जाते थे। मगर आज सेंट का जो व्यापार है पूरी तरीके से ठप हो गया। रीजन क्या रहा कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दी। सेंट तो बनाते थे हमारे साथी, मगर इसका सप्लाई नहीं हो पाता था। जो सेंट बनाने वाले जो साथी थे आज उन्होंने सेंट बनाना भी बंद कर दिया। बलिया के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो टुकली उद्योग होता था, जो माताएं बहनें घर पर बैठ कर टुकली बनाने का काम कर, जो बिंदी बनाने का काम करते थे, बिंदी बनाने का काम करते थे। आज बिंदी का भी उद्योग ठप हो गया। रीजन क्या रहा कि हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दी, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। साथियों, आज मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भी हमें नौजवान इस जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बलिया का विकास, बलिया के नए रोजगार के आयाम उत्पन्न हो, तो आपको इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जिन्हें आप तो चुन देते हैं, उनसे कभी आप सवाल भी नहीं करते हैं कि माननीय जनप्रतिनिधि साहब आपने किया क्या। मैं देख रहा हूं आज जिस प्रकार से बलिया के सांसद और जो बैरिया के विधायक के बीच में जो घींचातानी चल रही है, आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति बलिया सांसद कह रहे हैं कि आप तुम जो है भ्रष्टाचारी हो, और जो बैरिया विधायक कह रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो। आप ये खेल समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो खुद सत्तारूढ़ दल के दोनों नेता हैं, जो दोनों जनप्रतिनिधि सत्तारूढ़ दल के हैं। बैरिया विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसके विधायक हैं, और वीरेंद्र सिंह मस्त जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। ये दोनों लोग आपस में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बलिया के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर हम और आप चुप हैं। चुप होने का वजह क्या है? क्योंकि हम जान नहीं पाते, इनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा पाते। हम डरते हैं कि अगर इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे कहीं हमारे हत्या करा देंगे। क्योंकि ये बलिया का पुराना खेल रहा है कि जब भी आवाज़ किसी नेता के खिलाफ कोई नौजवान, कोई किसान, कोई मजदूर तबका उठाया तो उसकी हत्या कर दी गई है। मगर साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आईपीएस आपके साथ है। आपको याद होगा कि सन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आईपीएस ने समाजवादी पार्टी को चैलेंज किया था कि
अगर बलिया के अंदर गांव गांव में सरकारी आरओ प्लांट नहीं लगेगा तो हम जन आंदोलन करने का काम करेंगे। और सरकार ने नहीं सुनी तो बड़े पैमाने पर आईपीएस उस बागी बलिया के अंदर जो है एक बड़ा जन आंदोलन करने का काम किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार हरकत में आई और 500 करोड़ रुपया जो है गांव गांव में सरकारी आरओ प्लांट लगाने के लिए सरकार ने स्वीकृत की थी। और आईपीएस ने आपके साथ, वहां के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चली है आईपीएस। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चलिए, आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद आज जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। जो आपकी हक है उस हक को मांगिए, जिसलिए आपने उन्हें चुना है। आपने इसलिए चुना कि हमें रोजगार मिलेगा, आपने इसलिए चुना कि हम किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आपने इसलिए चुना कि हम मजदूरों को के हाथों में रोजगार होगा। आप बताओ बानो इसलिए चुना कि हमारी जो है आजीविका अच्छी तरीके से चलेगी, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह दुर्व्यवहार रुकेगा, जो हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपने इसलिए चुना था। मगर आज हमारे जनप्रतिनिधि महोदय, जब देश के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन था, तो चाहे हमारे सांसद महोदय हों, चाहे हमारे विधायकगण हों, चाहे हमारे जो है मंत्रीगण हों, किसी का पता नहीं लगा। हमारे सांसद महोदय साहब दिल्ली थे, तीनों सांसद का पता नहीं, तीनों सांसद महोदय कहाँ थे पता नहीं। वो सब लोग कह रहे थे कि दिल्ली तो दिल्ली ही होंगे, मगर हमारे विधायकगण, हमारे जो है मंत्रीगण, जो 2 मंत्री हैं बलिया के अंदर, उस समय लखनऊ थे, आप सबने जाना। जब हल्का हुआ तो ये दोनों लोग जो है, जब पूरी तरीके से छूट दी जाने लगी, तो ये दोनों लोग जो है बलिया हैं, ये सभी लोग बलिया हैं। और बलिया का आपस में जो आरोप प्रत्यारोप लगाना स्टार्ट कर दिए कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम भ्रष्टाचार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो। इस प्रकार के आपस में इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिए। बलिया के जनता की बलिया की जनता के बीच जो सबसे बड़ी समस्या इस लॉकडाउन के दरमियान आई है, बेरोजगारी की, जो लगभग जो 3 से 4 लाख लोग जो पलायन करते थे रोजगार के लिए, दूसरे स्टेट में जाते थे, देश को छोड़कर विदेश जाते थे रोजगार की तलाश में। आज वो सभी लोग आज घर आकर बैठ चुके हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय आज आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो। अरे बाम हाथ से। मगर मैं बताना चाहता हूं, जो सुरेंद्र सिंह के मैं नामे में बताना चाहता हूं, वह व्यक्ति जो अपराध जो कह रहा है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, मैं बता दूं कि उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी बलिया के अंदर इस समय विधायकों में नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है विधायक, वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वह। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां के लोगों से पूछिए कि गैर कानूनी वहां पे कार्य किया जाए, बालू खनन गैर कानूनी तरीके से कराया जा रहा है बैरिया के अंदर। बैरिया के अंदर गैर कानूनी रूप से जो है गांजा बेचवाया जा रहा है, दारू बेचवाया जा रहा है। उससे बड़ा भ्रष्टाचारी हो कौन सकता है? आपने देखा कि बलिया के अंदर एक कुछ समय पहले एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला आया था सामने, हमारे और आपके सामने निकलता। जब नदी उफान हुई थी उस समय जो है कटाव को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आया था, मगर वो पैसा जो है कागज में उतर चुका था। ये दिखा दिया गया था वर्क हो गया है। जब हमारे और आपके संज्ञान में आया, हल्का फुल्का कार्य हुआ और पूरी तरीके से उस पैसे को हजम कर लिया गया। और आईपीएस तब से अब तक लेकर मांग उठा रही है, और आज भी मैं मांग कर रहा हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच हो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ये आईपीएस पूर्ण रूप से मांग उठा रही है। मेरे साथियों, आज विपक्ष पूरी तरीके से, बलिया के अंदर जो विपक्षी दल है, आज बौखलाए हुए, डरे हुए, सहमे हुए हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़ा होकर इनका विरोध कर सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विपक्ष के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, या कहीं ना कहीं से ये भी भ्रष्टाचारी रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इसलिए डरते हैं कि शायद इनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे
तो शायद मेरे ऊपर ये जांच बैठा देंगे, क्योंकि सत्ता में ये लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बलिया के अंदर कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और होता रहा है। इसलिए मैं बलिया के नौजवानों से, किसानों, मजदूरों से कहना चाहता हूं कि आप एक अपना खुद नेतृत्व चुनिए, आप खुद नेतृत्व करिए और एक अपना नेतृत्व चुनकर जो है आप सदन में भेजने का काम करिए। आप इनके भरोसे मत रहिए। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, और मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी दल के, सत्तारूढ़ दल के विधायक हों चाहे विपक्ष के जो विधायक इस वर्तमान में हैं, अगर आपके बीच जाते हैं, ये कहें कि मुझे चुनाव के समय जाते हैं और कहें कि हमें जो वोट चाहिए, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि जब कोरोना के समय, जब पूरे देश में महामारी आई थी, उस महामारी में शायद ये बलिया भी अछूता नहीं था, उस समय आप कहाँ थे? जब बलिया के नौजवान बेरोजगार के लिए कोसों मील दूर जा रहे थे, और कोसों मील दूर जाते हुए रास्ते में जब उन्होंने दम तोड़ दिया, तो उन्हें न्याय जब दिलाने की बात आई तो आप कहाँ थे? बलिया के अंदर जब कटान पीड़ित जो है कछाड़ पे, जो नदी के कछाड़ पे जो लोग बसे हैं, जब उनके पास अगर जाएँ, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपके पास वो जनप्रतिनिधि जाएँ, अगर ये कहें कि मुझे वोट दीजिए, तो आप ये पूछिए जब हमारे घर गिर रहे थे, जब हमारा घर गिर रहा था कटान के चलते, तो आप कहाँ थे? ये सवाल पूछने का काम करिएगा। ये कहिएगा कि हमने आपको समय दिया 5 साल का, मगर बलिया में आपने क्या किया? आपने रोजगार के आयाम क्यों नहीं उत्पन्न किया? नए रोजगार को सृजन क्यों नहीं आपने किया? ये सवाल पूछने का काम करिएगा। साथियों, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप ये सवाल पूछने का काम करेंगे। साथियों, बहुत ही जल्द बलिया में जो लंबित समय से जो चीनी मिल बंद है, उसके लेकर आईपीएस आंदोलन करने जा रही है। आप सब इस आंदोलन में शिरकत करिए। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, चीनी मिल को लेकर और सूता मिल को लेकर। जो भी साथी ये चाहते हैं कि नहीं बलिया के अंदर जो चीनी मिल चालू हो, सूता मिल जो लंबित समय से बंद है वो चालू हो, तो आप इस आंदोलन में सहयोग देने का काम करिएगा। इसी जन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।